हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Am I audible? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन। आई एम वेरी गुड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं और कहानी हम जो देख रहे थे वो है आपका संगम वंश। और संगम वंश में हमने संगम वंश देखा, हम सॉरी विजयनगर देख रहे थे और विजयनगर में हमने सबसे पहले संगम वंश देखा, हरिहर बुक्का की कहानी देखी, कर्ण अर्जुन, ठीक है। इसके बाद हमने आगे देख लिया था संगम वंश के बाद हमारा स्वालुप वंश है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखेगा सालुप और उसके बाद तालुप देखने को मिलेगा एंड द नेक्स्ट वन इज द अरविडू। तो थोड़ा सा मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ सालुप वंश या सुलुप वंश एंड दिस इज द डायनेस्टीज, दिस इज आफ्टर द
संगम वंश। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसके फाउंडर जो होंगे नरसिंह। थोड़ा पीछे से लेके आ रहा हूं मैं ताकि हम कहानी को सिंक कर पाए जल्दी से। नरसिंह सालुब की जो है डेथ हो जाती है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, मैं आपको एक कहानी के थ्रू बता देता हूं तो ये ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ज्यादा जल्दी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि देखिए नरसिंह सालुब है, और नरसिंह सालुब के समय पर हम देखते हैं उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है इमादी नरसिंह, करेक्ट है। और इन्हीं की डेथ के मतलब पहले, मतलब नरसिंह सालुब की डेथ के पहले उनका जो बेटा है इमादी नरसिंह, उसका एक प्रोटेक्टर या संरक्षक नियुक्त किया जाता है तुलुब नरसा नायक। तुलुब नरसा नायक जब तक ये जीवित हैं तब तक तो ठीक है, इसके बाद भी इनको प्रोटेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन आगे चलकर ये होता है कि वीर नरसिंह दैट इज द सन ऑफ द नरसा नायक, ये क्या करने वाले हैं, जैसे ही इनकी डेथ हो जाएगी सत्ता को ये अपनी ओर जो है ले लेंगे, और इस तरीके से हम देखेंगे सलुब वंश की आपकी स्थापना हो जाएगी। तो इसको थोड़ा देखिए इस तरीके से समझ लीजिए अभी जो हम बात कर रहे हैं। द फाउंडर इज नरसिंह सालुब, और नरसिंह सालुब की जो डेथ है वो 1491 में हो जाती है। लेकिन उस डेथ होने के पहले ही इज गोइंग टू अपॉइंटेड ए वेरी ट्रस्टेबल पर्सन, सबऑर्डिनेट्स आपका तुलुब नरसा नायक, टू टेक केयर ऑफ हिज सन्स। ठीक है, उनके बेटे की टेक केयर करने के लिए, और उनके बेटे का नाम होता है इमादी नरसिंह। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि इमादी नरसिंह जो है उनके बेटे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है और नरसा नायक की मृत्यु के बाद नरसा नायक भी निपट जाएंगे 1505 में, और उनके बेटे जो है वीर नरसिंह जो है इमादी नरसिंह की डेथ कर देंगे, उनको एसेसिनेशंस कर देंगे या उनकी हत्या कर देंगे। इस तरीके से नया डायनेस्टी आएगा सालुब, और सालुब के बाद आएगा तोलुब डायनेस्टीज। इस तरीके से उसके फाउंडर होंगे वीर नरसिंह तोलुब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा कहानी जो है एक दूसरे को मारा पीटी पर चल रही है, और मारा पीटी पर कहानी जब चलेगी तो कहानी इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट तरीके से आगे बढ़ जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और क्लियर हो रही हैं तो मुस्कुराते जाइएगा तो मुझे भी पता चलता जाएगा। तुलुब डायनेस्टी दे आर रूलिंग इन द बेसिकली 1505 टू 1570 एंड तुलुब डायनेस्टीज। यहाँ पर हम देखेंगे वीर नरसिंह है ना, ही वॉज जो है नरसा नायक के सन होते हैं, और नरसा नायक के बाद जो है वो इमादी नरसिंह की डेथ या उनको मारकर जो है सत्ता हासिल करते हैं। 1505 में सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन सौभाग्य न एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है। यही कहानी आपको यहाँ देखने को मिलती है। 1505 में सत्ता हासिल करते हैं और 1509 में इनकी डेथ हो जाती है। वी कैन से दैट कि भाई हाथ को आया मुंह को ना लगा, ऐसा कहानी आपको देखने को मिलेगी, और डेथ हो जाती है वीर नरसिंह की। अब देखिए सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो रहा है। इनका ही एक छोटा भाई होता है, मतलब वीर नरसिंह का देयर वाज ए यंगर ब्रदर्स, एंड दिस यंगर ब्रदर्स नेम इज कॉल्ड द कृष्णदेव राय। केडीआर मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। केडीआर इज वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर ऑफ द तोलुब डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कह सकते हैं जैसे मुगलों में हमारे अकबर हैं, जैसे आपके दिल्ली सल्तनत में हमने खिलजी को समझा है, जैसे और भी हम रूलर्स को देखते हैं, अशोक को देखते हैं, तो ही इज वन ऑफ देम, दैट मींस काइंड ऑफ द जेम्स ऑफ द हिस्ट्री, एंड ही दिस जेम्स नेम इज कॉल्ड द केडीआर। नाम तो सुना ही होगा, करेक्ट है। तो दिस इज द जेम्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और हम इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, just a minute. कृष्णदेव राय जो है वो इस वंश का काफी इंपॉर्टेंट रूलर होता है, और यहाँ पर बहुत सारे उनके द्वारा किए जाने वाले काम हम यहाँ देखने वाले हैं। उनकी अचीवमेंट्स को देखेंगे, और उनकी जब अचीवमेंट्स को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी खास रूलर हैं। ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कृष्णदेव राय को। 1505 से 1530 तक ये सत्ता में रहेंगे। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इनके टाइम पीरियड पर, और इनका टाइम पीरियड जो है 1505 से 1530। इनकी जो अचीवमेंट्स है उसको हमारे यहाँ का एक शासक जिसका नाम है मुगल्स, और मुगलों का एक शासक है जिसका नाम है बाबर। बाबर जब इंडिया में आता है, और जब इंडिया में आता है तो वहां पर जो बताता है कि इंडिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, और इंडिया में जब वो 1526 में आते हैं, और यहां पर आप देखिए जो टाइम पीरियड है कृष्णदेव राय का 1505
1505 to 1530, ठीक है। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं इनका ग्लोरियस जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट इसके बीच में है। इसका मतलब 26 तक मैक्सिमम इनके ग्लोरियस शासनकाल को हम देख चुके हो सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को बाबर ने यहां पर मेंशन किया। तो बाबर ने इनके जो ग्लोरियस टाइम पीरियड है उसको मेंशन करते हुए बताया कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द बाबर। बाबर जब अपने भारत में आता है तो उसे कुछ शासक इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं और हिंदू शासकों में कृष्णदेवराय खास है, ठीक है। तो खास क्यों है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाबर ने अपनी बाबरनामा में इस चीज को बताया है। अब देखिए कृष्णदेवराय की अचीवमेंट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1520 में हम देखते हैं कि वो रायचूर को जीत लेता है। अब ये रायचूर वही है जो विवाद का विषय है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे निगम जी, ठीक है। हम देखेंगे कि रायचूर के बारे में हमने पीछे भी देखा था। रायचूर जो है वो एक फर्टाइल एरिया है और उसको यहाँ पर जीत लेते हैं। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है 1520 में इन्हें बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण किया। बीदर एंड गुलबर्गा इज नथिंग बट दीज आर द प्लेसेस इन द डक्कन सुल्तान, ठीक है, बहमनी सुल्तान के अंतर्गत आते हैं और महमूद शाह के नाम के एक शासक को वो रिलीज करवाते हैं, ठीक है। और बीदर को गद्दी पर बैठा, बीदर की गद्दी पर उन्हें वापस बुलाया। तो वी कैन से दैट कि महमूद शाह इज नथिंग बट दैट वाज द रूलर ऑफ द बीदर एंड ही वाज recapture the thrones with the help of the कृष्णदेव राय, करेक्ट है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स, ठीक है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा कृष्णदेव राय जब यहां पर उनको दोबारा जो है आपको उनको जेल से जब छुड़ाता है आपका मोहम्मद शाह को, जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां पर ये वो अपने आप को कहता है कि जो अब जैसे मोहम्मद शाह है ये एक्चुअली अपने आप को महमूद शाह जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि आई एम फ्रॉम द ग्रीक्स, ठीक है। मतलब उनका कनेक्शन वो अपने आप को ग्रीक से जोड़कर कहते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा एक टाइटल देखने को मिलता है, यवन राज स्थापनाचार। थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करेगा। यवन राज स्थापनाचार का मतलब है दैट मीन्स कि हम फिर से अगेन वी आर गोइंग to stabilize an empire, and this empire is not called empire is called the यवन राज स्थापनाचार। वापस हम उसकी स्थापना कर रहे हैं और इस तरीके से वो आपकी देखने को मिलेगी। या हम ऐसे कह सकते हैं इसका मीनिंग है द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टेबलाइजर ऑफ द यवन किंगडम्स, करेक्ट है। ही वाज मच इंटरेस्टेड इन द सम काइंड ऑफ द लिटरेचर्स, वो बहुत सारे लिटरेचर्स में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं। एंड ही वाज एक्सपर्ट इन द तेलुगु एंड द संस्कृत लैंग्वेज। वो संस्कृत और तमिल लैंग्वेज के जो हैं वो महान मतलब कह सकते हैं कि साहित्य को पसंद करते हैं, तेलुगु एंड संस्कृत की। और तेलुगु में लिखी गई है अमुक्त माल्याद एंड संस्कृत में लिखी गई है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। तो ये पॉलिटी पर लिखी गई बुक्स हैं, ऐसा थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह पर उन्होंने थोड़ा दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा नैतिक शिक्षा को भी थोड़ा सा इन्होंने कंसिडर किया, दैट मीन्स जो हमारी जो इथिकल एजुकेशन होती है उस पर उन्होंने बात की है। तो ये है तुलुप वंश के खास शासक जो लिटरेचर्स में भी आपका कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और इनके खास कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही वॉज कंसिडर एज ए अभिनव भोज एज ए पैट्रन ऑफ द लिटरेचर एज ही वॉज ऑल्सो एज ए अभिनव भोज। इनके दरबार में ना केवल ही वॉज इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर्स, इनके दरबार जो है कई खास लोगों से सुशोभित भी था। मतलब जैसे हम कह सकते हैं उनके दरबार में बहुत सारे कुमार विश्वास पाए जाते थे एंड दीज कुमार विश्वास इज रिलेटेड टू द डिफरेंट लैंग्वेज। और इसी वजह से इन्हें एक टाइटल दिया गया है अभिनव भोज। तो ये अभिनव भोज कहे जाते थे, क्यों कहे जाते थे? क्योंकि इनके दरबार में बहुत सारे खास लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा आंध्र पितामह। ही वॉज ऑल्सो कंसीडर द आंध्र पितामह। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का एक मुख्य युग कहा जाता है। तेलुगु लैंग्वेज इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय पर यह डेवलपमेंट काफी देखने को मिलता है, इसीलिए उन्हें हम कह सकते हैं आंध्र पितामह। दैट मीन्स द ग्रैंडफादर ऑफ द तेलुगु लैंग्वेज। और तेलुगु लैंग्वेज आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी यहाँ तेलंगाना आंध्रा, तो हम आंध्रा मोटे तौर पर कह सकते हैं। समथिंग लाइक द मोदी जी एज मोदी जी रिटर्न एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। बिल्कुल यू कैन से दैट, ठीक है भैया। आजकल जो है बहुत सारे हमारे इतिहास में बहुत सारे शासक जो हैं वो मोदी जी जैसे देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो आप इनको भी आप समझ सकते हैं। इनके दरबार में जो है बहुत सारे एक्सपर्ट हुआ करते थे। जैसे मोदी जी के दरबार में है श्री 1008 स्मृति ईरानी जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट हैं आपके
मतलब बाकी चीजों में आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड ही वाज, ठीक है, हिज कोड वाज रिलेटेड टू द अष्ट दिग्गज। देखिए, आप देखिए यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है कि देखो यहां पर कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश करिए। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल्स टू कनेक्ट द सिनारियो। हमने देखिए याद करिए, यदि आपको रत्नेन याद होगा, रत्नेन, डू यू रिमेंबर? अष्ट प्रधान। इफ यू हैव गो थ्रू द मराठाज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, ठीक है। और आप देख सकते हैं अष्ट प्रधान और यहां है अष्ट दिग्गज। देखो एक्चुअली देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा नाम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनका ऑलमोस्ट जो है सिनारियो दैट इज वेरी सिमिलर टू द कंसेप्ट, ठीक है। जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। रत्नेन कहां से मिलेगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई। और अष्ट दिग्गज, यू कैन फाइंड आउट द अष्ट दिग्गज इन द टाइम ऑफ द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय पर आपको अष्ट दिग्गज देखने को मिलेंगे। अष्ट दिग्गज इज नथिंग बट दैट मीन्स द मेन जो है, जो लिटरेचर से रिलेटेड खास व्यक्ति हैं उनको बताया गया है। और यहां पर जो दरबारी हैं उनको कहा जाता है अष्ट दिग्गज। नाम से ही क्लियर है, अष्ट मतलब होता है आठ, आठ मतलब कोर्ट के होंगे लोग, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे इनके नाम को, हालांकि हमें पूरे याद नहीं रखने। देखिए लेकिन अष्टदिग्गज का मतलब समझ में आया। और रत्नेन, रत्नेन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई, रत्नेन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अष्ट प्रधान। अपन जब आगे पढ़ेंगे मराठा, और मराठा में जब हम इसकी चर्चा करेंगे अष्ट प्रधान, और जो मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिल है मराठाओं की या शिवाजी की या छत्रपति की, दैट वाज कॉल्ड द अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान एंड अष्ट दिग्गज, डोंट कंफ्यूज इन दीज टू टर्मिनोलॉजीज एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ये मिनिस्टर्स हैं, यहां पर लिटरेचर्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं। मतलब अष्ट दिग्गज मतलब लिटरेचर वाले होंगे, ठीक है। और अष्टप्रधान क्या होंगे, अष्टप्रधान जो होंगे वो मराठा के मिनिस्टर्स को कहा जाएगा। एंड रत्नेन, है ना, सारे के सारे देख रहे हैं कि कौन जो है कौन पहले कमेंट करे, है ना, तो फिर हम जो है कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी है ना कमेंट नहीं कर पा रहा अभी तक, इतना देर हो गया है। तो रत्नेन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं और किसी ने भी एक बार भी आंसर नहीं दिया। जी, वैदिक एज, लेकिन वैदिक एज में भी अर्ली वैदिक है या लेटर वैदिक, जो है रत्नेन आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन द लेटर वैदिक एज। रिकॉल नहीं हो रहा, मैं इसीलिए तो वापस लेके आया हूं। अधिकारी, प्रियंका गौतम जी, अधिकारी से ज्यादा यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स को कहें तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा और इतिहास को भी अच्छा लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिल मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मतलब हम कह सकते हैं दैट वाज द सपोर्ट फॉर द किंग्स एंड राजा, राजा या किंग कह लीजिए। एंड किंग वाज मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज में हमें ये रत्नेन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आज की डेट में कैबिनेट है, तो जो हमारी कैबिनेट है उसको रत्नेन कहा जा रहा है लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज हमने जो है वो वैदिक एज के अंतर्गत देखा था, तो लेटर वैदिक एज की कहानी हमें देखने को मिलेगी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो देखो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करिए ना, थोड़ा सा कनेक्शन आपको रिकॉल करना होगा। और यहां पर चीजें वही हैं, ठीक है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है उसको आप कैबिनेट कह लीजिए, रत्नेन कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। और यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा ये नाम आ रहे हैं, ठीक है। अलसानी पिंदाना, ठीक है। नंदी थिमन्ना दैट मीन्स, ठीक है, धुरजाट, ठीक है। धुरजट जो है ये थोड़े तमिल नाम है, थोड़ा शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये नाम ही है, ठीक है। इसमें देखिए तेनाली रामकृष्ण, ठीक है, तेनाली रामकृष्ण, जो तेनाली राम जो आपका देखने को मिलता है, वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो दीज आर द अष्टदिग्गज एंड दीज इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है अल्लाह सानी, ठीक है, पिंदाना, ठीक है। एंड दिस वाज नथिंग बट ही वाज कॉल्ड द आंध्र कविता पितामह। तो जो आंध्र कविता है या तेलुगु लिटरेचर है उसका जो है वो सब वेट कर रहे थे कमेंट का। हाँ राजवीर जी, आप मैं सही सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनको कहा जाता है आंध्र कविता का पितामह। ही वाज कंसीडर द ग्रैंड फादर ऑफ द आंध्र पोएम, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तेनालीराम को आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, आपने भी देखा होगा स्वामी की कहानी जिसको हम कहते हैं आर के नारायण, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है।
सॉरी वो एक सीरियल आता था, ठीक है, एक उसमें आप वहां से कनेक्ट सकते हैं। ही वॉज very much interested in the literatures, he was very much interested in the warrior activities, he was very much interested in the that means ठीक है अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। और कोर्ट में आप देखेंगे अष्ट दिग्गज, तो जब जब दरबार में जब आपके खास लोग होते हैं जो सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं, तो दरबार जो है वो आपका इन चीजों से भरा पड़ा होता है। हम अकबर में देखेंगे नवरत्न, हमने चंद्रगुप्त में देखे थे हमारे पास 9 जेम्स हुआ करते, तो इनके पास भी कम नहीं है, यहाँ पर 8 हैं, ठीक है। और ये 8 अपने अपने चीज में अपने अपने खास भाग में एक्सपर्ट हम होंगे। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम बात करते हैं। he was much interested in the कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एज वेल, ठीक है। इन टेम्पल्स में भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं, टेम्पल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब हम देखेंगे इनका जो रुझान है, जो इनका इंटरेस्ट है, वो है आपका आर्किटेक्चर्स में, ठीक है। आर्किटेक्चर्स कह लीजिए या हम ऐसे कह सकते हैं स्थापत्य। और स्थापत्य में हम देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेम्पल, ठीक है, कृष्णा स्वामी मंदिर, हजारा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल। ऑल दीज टेम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टेम्पल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कृष्ण देव राय के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा ही इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए स्मार्ट सिटी। आज की डेट में आप देखिए जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है आपका स्मार्ट सिटी डेवलप करना, तो ये स्मार्ट सिटी डेवलप करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ही वॉज नथिंग बट, ठीक है, ये कह लीजिए हमारा राम मंदिर बन रहा है ना, तो राम मंदिर कहाँ बन रहा है ऐसा आप कह लीजिए। तो ये थोड़े से टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो लिटरेचर्स ये है विट्ठल स्वामी मंदिर। और दक्षिण में आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इनका जो आर्किटेक्चर है यू कैन फाइंड आउट इन द द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, थोड़ा सा आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। ये हैं आपके विट्ठल स्वामी मंदिर, और ये जो टेम्पल्स हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। इस पिक्चर को देखकर शायद कुछ आपको याद आ रहा होगा, कोई बताएगा क्या है भाई? डू यू रिमेंबर हाउ यू आर गेटिंग? थोड़ा सा और अच्छा से मैं बता देता हूं दिस पिक्चर्स, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे हम्पी विजयनगर वाले सेक्शंस में, और इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, थोड़ा बहुत याद करिए, अपनी अपनी आजू बाजू में देखने की कोशिश करिए। ये आपके आसपास ही है, ये आपके बहुत नजदीक में है। कोई बताएगा कहीं देखा है इसको आपने? चेरियट बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके वॉलेट में भी देखने को मिलेगा। इफ यू हैव फाइंड आउट 50 रुपीज नोट इन योर पॉकेट, you will find out this image that is Hampi, you can easily understand। और 50 रुपए के नोट पर ये आपको इमेज देखने को मिलेगा, द चैरियट ऑफ हम्पी, मतलब वहां का रथ। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा कृष्ण देव राय का कंट्रीब्यूशन। तो जब भी आप 50 रुपया का नोट देखें, जब भी आप इस तरीके से देखें, जब भी आप यहाँ 50 रुपए देखें, यू कैन इजीली रिमेंबर कृष्ण देव राय। ध्यान दीजिएगा, तो कनेक्शंस जोड़ें, कनेक्शन जोड़ने के साथ ही इन चीजों को याद भी करें। तो कैसे याद होगा? ऐसे ही याद होगा। 50 रुपया का नोट कोई और नहीं, कृष्ण देव राय का कंट्रीब्यूशंस को बताता है। और जब भी कृष्ण देव राय आए, जब भी आपके पास 50 रुपए का नोट आए देखने को मिले, ठीक है भाई, अब ऐसा मत कह देना कि ये 2000 का नोट है, ठीक है सर वो तो दिखाई नहीं देता, हाँ वो दिखाई देगा भी नहीं भैया, ठीक है। तो कृष्ण देव राय, वहीं से आप याद रखना है उसके लिटरेचर्स के कंट्रीब्यूशंस को, वहीं से आपको समझना है उसके जो अष्ट प्रधान है, जो 8 दिग्गज हम देखते हैं, पेंडाना, तेनालीराम, ठीक है, वहीं से इनकी बुक्स को हम देखते हैं, ठीक है, वहीं से इनके हम और अचीवमेंट्स को देखते हैं जो अदर्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आप 50 का नोट देखते हैं और इनको याद रखकर इन अचीवमेंट्स को समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे टेम्पल्स जो मैंने आपको बताए ये अलग अलग हैं, और ये अलग अलग टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस के निर्माण में जो है कृष्ण देव राय का इंपॉर्टेंस खास है। तभी तो बाबर जैसे शासक जो हैं कृष्ण देव राय की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, या उनको उन्होंने जगह दी। किसी की बुक में जगह पा लेना ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं है भाई? आप महान हो, ठीक है, आप खुद तो कह दोगे, लेकिन दूसरा कह रहा है, और वो दूसरा कौन है? वो बाहर से आने वाला कह रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे कहां से आ रहे हैं? बाहर से। वो आ रहे हैं कुछ ट्रैवलर्स, ठीक है जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कनेक्शन जोड़ा करो आप लोग, जितना आप कनेक्शन जोड़ेंगे उतना ही आपको क्या है, आपको चीजें याद आएंगी, ठीक है। मैं
ऐसे प्रयोग करता रहता हूं, ठीक है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी और जो है चीजें अपडेट नहीं हो पाती, नहीं तो अन्यथा जो है वो बहुत सी चीजें कनेक्ट करके आपको बता सकता हूं, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास ही है हिस्ट्री, हम जो है वो उसको इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं, और जब तक हम उसको अटैच नहीं करेंगे, जब तक हम उसको आपको फील नहीं करेंगे, तब तक वो आपको मेमोराइज नहीं होगी, है ना। और अभी हम क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं, भाई वो समझ लीजिए। और देखिए बुक्स हैं, बुक्स को तो थोड़ा सा हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन यदि वो याद हो गई और 50 रुपए का नोट दिख गया तो वो हमें याद रहेंगी। आगे देखते हैं इस 50 नोट की कहानी के साथ, और वो चीज हमें देखने को मिलेगा पोर्चुगीज यात्री, पोर्चुगीज दैट इज डोमिंगो पयास, ठीक है ना। देख समझ में ही आ रहा है, कुछ आपका डोमिनोज वोमिनोज टाइप से दिख रहा है, तो इटली और वहीं से आपको देखने को मिलेगा पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज ट्रैवलर जो है वो इनके टाइम पर आता है। ये उनके आधार कार्ड का फोटो है, डोमिंगो पयास, ठीक है। और ये डोमिंगो पयास इनके टाइम पर आते हैं, इनके दरबार में कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। इसके बाद है बारबोसा, ही वॉज ऑल्सो द पोर्चुगीज, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द। तो ये देखो नाम थोड़े से समझने की कोशिश करिए, जैसे आपका ए बी डिविलियर्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे फाप डुप्लेसी, है ना। इनके नाम थोड़े से ऐसे समझ में आ रहे हैं, ये एक्चुअली है साउथ अफ्रीका की टीम के, लेकिन इनका ओरिजिनली जो है वो पोर्चुगीज से जुड़ा हुआ है, तो वहां से आप कनेक्शन जोड़कर देख सकते हैं। दिस काइंड ऑफ द नेम्स, ठीक है, दिस ऑल नेम्स आर रिलेटेड टू द पोर्चुगीज, ठीक है, ये पुर्तगालियों से संबंधित हैं, और ये पुर्तगालियों से संबंधित कुछ ट्रैवलर्स इनके टाइम पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद 1530 में इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, और इसके बाद सत्ता जो है वो आती है अच्युत देव राय। ही वॉज नथिंग बट ही वॉज वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, और ये भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एंड ही इज गोइंग टू अपॉइंटेड, इनका कंट्रीब्यूशन केवल इतना ही है कि एक नया जो है ऑफिसर जो है अपॉइंट कर देते हैं। और हमने पीछे भी देखा है, जैसे आपने देखा बलवन, है ना। देखो मैं बार बार बात कर रहा हूं, बलवन ने एक अधिकारी बनाया था ख्वाजा, और ये ख्वाजा बनाया था जो हमारे मुफ्ती या वली को कंट्रोल करने के लिए। मुफ्ती और वली कोई और नहीं है, दे आर द हेड ऑफ द इक्ता, या हमारे इक्तास के हेड हुआ करते थे, और उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया था, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हम देखते हैं कि ही वॉज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, ही वॉज गोइंग टू फाउंडेड ए न्यू काइंड ऑफ द ऑफिसर्स, एंड दिस ऑफिसर नेम इज कॉल्ड द महामंडलेश्वर, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए आप देखेंगे हमारे टाउन में, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहां पर आपको एक हेड ऑफ द लॉ एंड आपका जो है मतलब कह सकते हैं, और अब नवरत्न हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल नवरत्न हो जाएंगे। इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक एसपी होता है, ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं, ठीक है, नवरत्न हो जाएंगे। लेकिन इसको एक्चुअली ये अधिकारी है, ये ऑफिसर्स हैं, वो आपके क्या है, वो आपके दिग्गज हैं। दिग्गज का मतलब जो लिटरेचर से रिलेटेड है, तो हम इनको कनेक्शन बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वही हो जाएंगे। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, और किसी किसी सिटी में जब आप देखते हैं वहां पर आपको एसएसपी भी देखने को मिलता है। तो एसएसपी इज नथिंग बट दैट मीन्स जब आपकी जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहां पर एक आपका जो अधिकारी है उसके ऊपर जो है एक और अधिकारी को बैठा दिया जाता है, एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड द महामंडलेश्वर, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्शन कर लीजिएगा भाई, यहां पर महामंडलेश्वर का मतलब है एसएसपी, ठीक है। और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऑब्जर्व करने के लिए या कह सकते हैं उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए वो आपको देखने को मिलता है। वैसे सामान्यतः एक ही एसपी होता है, लेकिन कई जगह जो है जो आपका टेरिटरीज बड़ा होती है वहां पर आपको एसएसपी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनके टाइम पर एक यात्री आते हैं जिनका नाम है नूनीज, ठीक है, फरनाओ नूनीज, ठीक है। बाकी आप नूनीज ही याद रख लें, ठीक है। नाम देख रहे हैं कैसा है, और ये नाम जैसा है तो इससे पता चलता है कि दे आर दैट मींस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द पोर्चुगीज। आप देखिए 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आता है, ठीक है। वास्को डिगामा का नाम भी आप समझ रहे हैं थोड़ा सा वैसा है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका, और ये सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज की थी, भारत की खोज की। अरे भारत कहीं खो गया था क्या भैया, ठीक है, भारत कहीं नहीं खोया था। भारत जो है, भारत का रास्ता जो है वो खो गया था, और उन्होंने एक्चुअली में जो है एक सी रूट को डेवलप किया था, ये है, ठीक है। तो कई बार जो है वो लोग कहते हैं भारत खो गया, भारत खो गया। अरे भाई भारत कोई ऐसी चीज है जो खो जाएगी, है चाबी है जो कहीं खो जाएगी, आप रखकर भूल गए,
तो ये भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो सी रूट को डेवलप किया था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा के बाद हमें देखने को मिलेंगे 1500 में फिर से वास्को डी गामा आते हैं, और ये वो टाइम है 16th सेंचुरी, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, जब आप देखते हैं कि देयर आर द लॉट्स ऑफ पोर्चुगीज आर कमिंग इन इंडिया, बहुत सारे पोर्चुगीज इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं। और अभी हमने देखा डोमिंगो पयास, ठीक है, अभी हमने देखा बारबोसा, अभी हम देख रहे हैं नूनीज को। all these are the persons, they are coming during the time of the विजयनगर एम्पायर। और आप देखिए ये सारे के सारे अब कहां पर आ रहे हैं, ये मोटे तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। कैलिकट में आया था आपका वास्को डी गामा, और कोचीन, कैलिकट, कोचीन, ये इनके सेंटर हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं वहां पर ये डेवलप हो जाते हैं। थोड़ा हम देखेंगे आगे चलकर जब हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, तो वहां पर आप देखते हैं कि इस तरीके से ये लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। आना जाना जब शुरू होगा तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी, और इसी बीच में हमें अगले शासक मिल जाएंगे, सदाशिव राय। सदाशिव राय, एंड सदाशिव राय वाज दैट इज द पर्सन्स, ठीक है। और इनके टाइम पर एक्चुअली क्या होता है कि इनके समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सदाशिव राव, ही वाज रूलर ऑफ द तुलुव डायनेस्टीज, लेकिन इनके टाइम पर जो पावर होती है दैट वाज इन हैंड ऑफ द राम राया। एक्चुअली इनके मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर को राय की उपाधि दी जाती है, एक टाइटल दिया जाता है राया, ठीक है। और ये जो है वो अरविडू वंश के होंगे, है ना। तो पावर या सत्ता जो है वो किसके हाथ में है, मतलब वो सदाशिव राय है। लेकिन सदाशिव राय जो है वो एक नाम मात्र के शासक होते हैं, एक्चुअल पावर जो है राम राया के हाथों में आ जाती है। तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और ये कृष्णदेवराय के दामाद होते हैं, सन इन लॉ ऑफ द कृष्णदेवराय। एंड कृष्णदेवराय वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब देखिए, अब होता ये है, अब आगे यहां आपको देखने को मिलेगा और एक कहानी देखने को मिलेगी, और वो है हम देखने वाले हैं जो इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखी थी। इफ यू हैव रिमेंबर्स, ठीक है, मैंने आपको जब विजयनगर और बहमनी का इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया था, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि देयर वाज ए बैटल, ठीक है, एक बैटल होगा, और ये बैटल जो है विजयनगर के डिक्लाइन का कारण बनेगा। हालांकि विजयनगर जो है 100 साल तक रेंगता रहेगा वेंटिलेटर पर, लेकिन एक बैटल जो है वो विजयनगर के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विजयनगर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड दिस बैटल इज नथिंग बट, दिस बैटल इज नेम इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बन्नी हट्टी, या बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। और तालीकोटा के यदि हम बात करें तो ये तालीकोटा का जो बैटल होगा 1565 में होगा, और वो क्यों होगा वो हम देखते हैं। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और पीछे हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ दैट मीन्स ऊपर वाले जो सेक्शन में, नॉर्थ वाले में, मतलब कृष्णा नदी के ऊपर, देखिए यहां पर ऐसा समझ लीजिए, ये है कृष्णा रिवर, ये है तुंगभद्रा, ठीक है, और ये है बहमनीज, और इन बहमनीज को ही हम कहते हैं जो आपके डेक्कन ऑफ सुल्तान, है ना, मतलब जो आपके दिल्ली सल्तनत जो है, मतलब वो दिल्ली सल्तनत अलग है, ठीक है, और ये डेक्कन के सुल्तान है, तो उनको कहा जाएगा इधर। और यहां पर है आपको विजयनगर एम्पायर। इनके बीच में लड़ाई तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहां पर रायचूर को लेकर, और लड़ाई झगड़ा चलेगा, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो है दैट वाज द बॉर्डर एरिया इन बिटवीन द बहमनी एंड द विजयनगर। विजयनगर और बहमनी के बीच में ये एक भौगोलिक सीमा का काम करती है ये हमारी नदी, ठीक है। अब यहां पर यह होता है कि विजयनगर में रूलर है कौन, सदाशिव राय, लेकिन इस समय पावर जो है दैट वाज इन हैंड ऑफ द राम राया। राम राया जो है वो बहुत सारी राय लेते हैं और बहुत सारी राय देते हैं, और ये राय किसको दे रहे हैं, ये सल्तनत को दे रहे हैं। और ये सल्तनत कौन सी है, डेक्कन सुल्तनत, ठीक है, मतलब सुल्तान ऑफ द डेक्कन, ठीक है, दैट वाज वेरी मच इंटरप्टेड बाय द राम राया। देखिए कहते हैं ना हमारे देश में सबसे आसानी से क्या मिलती है, सबसे आसानी से जो मिलती है वो है राय मिलती है। राय मतलब सलाह, सलाह मतलब आपका जो एडवाइस, एंड दिस काइंड ऑफ द एडवाइस इज गिविंग दैट मीन्स गिवन बाय द राम राया टू द सल्तनत ऑफ द डेक्कन, ठीक है, मतलब डेक्कन के सुल्तान को देखने को मिलती है। और डेक्कन के सुल्तान जो हैं वो इसे कहते हैं कि भाई तुम तो जो हमारी पॉलिटिक्स में इंटरप्ट कर रहे हो, आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, और जब आपस में लड़ाई करवाएंगे तो एक दिन क्या होगा, ये जो है वो सब मिल जाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि एक दिनों मिल क्या होता है ना, शुरू शुरू में तो ठीक है, कभी जो है राम राया क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इन दोनों के मजे ले रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। कभी कभी दोस्त में होता ना, जैसे मान के चलिए अपन ने 3 नंबर, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए,
होता क्या है, 4-5 दोस्त होते हैं और 4-5 दोस्त क्या होते हैं कि सलाह देते हैं, लेते हैं, ठीक है भाई ये वाली जो है दैट मीन्स ठीक है ये वाली सलाह काम कर, ठीक है, और शायद इस पर काम कर, और ये दो लोग जो है मजे लेते रहते हैं, कभी इसके मजे ले रहे हैं, कभी इसके मजे ले रहे हैं, और कभी कभी जो है ऐसा होता है कि तीनों मिलकर जो है इनके मजे ले लेंगे। और यही कहानी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये मजा जो है आपको देखने को मिलेगा तालीकोटा में। कैसे होगा थोड़ा सा समझते हैं। तो ये दोस्तों की कहानी है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और हम देखेंगे द पावर, एक्चुअल पावर इन हैंड ऑफ द राम राया, ठीक है, राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल उनके मंत्री राम राया ने किया है। और यही जो है वो बहमनी पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं। 3 इडियट बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और क्या होता है ना कि देखिए जैसे क्या होता है, 4-5 दोस्त होते हैं, ऐसा समझिए, एक रहे ए, एक रहे बी, एक रहे सी, एक रहे डी, ठीक है। कभी क्या है ये जो है ये बंदा जो है वो इनके मजे ले रहा है, इनके मजे ले रहा है, इनके मजे ले रहा है, ठीक है। कभी ये जो है ये वाला मजा ले रहा है, ठीक है, और कभी ये मजा ले रहा है। और एक दिन क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर क्या है उस पहले वाले के मजे ले लिए, और ये मजे जो है वो हम मजे से लेते हैं, ठीक है। तो मजे से समझते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा, एंड दिस वाज नथिंग बट दैट वाज 1565 की इवेंट होती, 23 जनवरी। इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, दिस इज द डेट ऑफ the great personality of the civil services. he cracked the I think civil services in the very young age, और इनका 4th रैंक था, and this was nothing but the name is called सुभाष चंद्र बोस। आजादी मांगी नहीं, आजादी छीन ली जाती है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो कुछ इस तरीके से कहते हैं। तो 23 जनवरी से मुझे याद आया, ठीक है, उनको देखकर जो है मुझे भी एनर्जी आ जाती है, एंड ही इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है। बाकी कहानी आपको पता है कैसे डेथ हुई, ये हम नहीं कह सकते। और इस बैटल को कहा जाता है राक्षस तंगड़ी, ठीक है, दैट वाज द विलेज, ठीक है, ये इस जगह के बिल्कुल नजदीक में है, बन्नी हट्टी, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बैटल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये अलग अलग नाम है, थोड़े से याद रखने होंगे। किस किस के बीच में लड़ा गया, 2 पार्टीज हैं, देयर आर द 2 पार्टीज, वन इज कॉल्ड द विजयनगर, ठीक है, विजयनगरा, दैट वाज द रूलर नेम इज कॉल्ड सदाशिव राय, बट द लीडरशिप दैट वाज इन हैंड ऑफ द राम राया, ठीक है। यही सबको राय दे रहे हैं, और ये राय जो है वो किसको देंगे, दक्कन के सुल्तान को देंगे। लेकिन दक्कन के सुल्तान कौन है, तो देयर आर द एम्पल, यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। यहां पर है अहमदनगर, बीजापुर, बीदर एंड द गोलकुंडा, और इन 5 को मिलाकर बनता है बहमनी किंगडम्स, ठीक है। और इन बहमनी किंगडम्स को हम कहते हैं सुल्तान ऑफ द डेक्कन, ठीक है, दक्कन के सुल्तान। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो है कौन भाग नहीं लेता, उसमें जो भाग नहीं लेता दैट इज द बेरार, ठीक है। बेरार इज नॉट टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन दिस काइंड ऑफ दिस बैटल, ठीक है। कभी कभी होता है ना 4 लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन एक बोलता है कि बोले नहीं यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा मजे लेने, ठीक है। तो बेरार वाज नॉट इन दिस बैटल, ठीक है, डू रिमेंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपका बन जाता है यहाँ पर। तो बेरार जो है इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और तो थोड़ा सा मैप यदि आपको याद हो रहा होगा, हालांकि हम दोबारा देख लेंगे, है ना। तो बेरार जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, बेरार के नीचे अहमदनगर यहां देखने को मिलेगा। तो बेरार इज वी कैन से दैट कि महाराष्ट्र और जो एमपी है उसका बॉर्डर क्षेत्र है। तो वैसे भी आपका बैटल नीचे हो रहा है, तो बेरार जो है वो काफी ऊपर वाले एरिया में है, दैट्स व्हाई बेरार इज नॉट गेटिंग द पार्टिसिपेशन, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देख लीजिए मोटे तौर पर, ये है बीदर, है ना, ये बेरार जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा मोटे तौर पर लगभग। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये गोलकुंडा है, ये है आपका बीजापुर, और ये है अहमदनगर, एंड दिस इज कॉल्ड द बेरार। मोटे तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं, ये नर्मदा नदी के किनारे वाले सेक्शन में, ये खानदेश आप कह सकते हैं। और ये चारों के चारों मिलकर क्या कर देंगे, विजयनगर के मजे ले लेंगे। और विजयनगर में कौन है, सदाशिव राय। और सदाशिव राय के समय पर जो लीडर है वो मेन लीडरशिप जो है वो आपको देखने को मिलेगी राम राया। और राम राया की राय जो है लोगों को पसंद नहीं आती, और राम राया को पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो क्या होगा भाई, उसके साथ लूडो तो खेलोगे नहीं, पकड़कर उसको मार दिया जाएगा। और ये मार दिया गया, ठीक है। इस बैटल के बाद ही, आफ्टर दिस बैटल्स, दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगरा, ठीक है। और विजयनगरा का नगर निकल जाएगा, ठीक है, विजय खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है पतन का हो जाएगा। What will happen after the battle? युद्ध के बाद क्या होता है, युद्ध के बाद जो है हमें देखने को मिलेगा तिरुमल। तिरुमल इज द पर्सन, ठीक है, दैट इज द ब्रदर ऑफ द
राम राया, ठीक है। और राम राया जब मैं आपको स्टार्टिंग बताया था तो ही वॉज कंसीडर द अरविडू, ठीक है। और ये अरविडू वंश की फाउंडेशन रखने वाले हैं, बट ये राम राया नहीं रखेंगे, इसकी फाउंडेशन रखी जाएगी तिरुमल के द्वारा। जैसे तैसे ये विजयनगर को खींचते हैं 100 ईयर्स तक, लेकिन 100 साल के बाद या मोटे तौर पर लगभग लगभग हम देखते हैं कि यहीं पर जो है वो सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और ये पेनुगंडा में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। विजयनगर की पहचान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहानी तो आपको पता ही है कि ये इसका डिक्लाइन हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। और इस विजयनगर के डिक्लाइन के फलस्वरूप ही हमें देखने को मिलेगा, वी विल फाइंड आउट द मैसूर, ठीक है। और मैसूर का किंग बनेगा आगे चलकर 1761 के बाद द फेमस पर्सनालिटी इज कॉल्ड द हैदर अली। एंड द हैदर अली के बाद आएंगे द टीपू, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है। ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑफ द मैसूर, ठीक है। आगे देखेंगे, कनेक्शन जोड़ती रखिएगा, ठीक है। तो तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय होगा और नया डायनेस्टी अरविडू आपको देखने को मिलेगा। आई होप यू आर ऑल गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहेंगे। अरविडू वंश का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो देखो अरविडू वंश का कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तिरुमल जो है वो उसका फाउंडर होता है, और तिरुमल जो है इसका फाउंडर होगा, तो वो क्या करेगा, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां पर आपको मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ रूलर्स हैं तो कुछ कचरा वचरा है, ठीक है, लेकिन इनको हमें देखना है बस यहां तक। तो वेंकट वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। थोड़ा बहुत सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, और 1646 मोटे तौर पर देखिए 1565 में आपकी बैटल हुई थी, ठीक है। और यहां से 1646 तक आते आते तक अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक जो है वो वेंटिलेटर पर तो चलती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर श्रीरंग के टाइम पर रंग उतर जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए होली चली गई है, अब वो रंग उतर जाना चाहिए जो आपने होली पर खेला था, और यहां पर श्री रंग का रंग उतर जाएगा। एंड ही विल कंसीडर द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो रंग भी कभी कभी उतर जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये रंग किसके उतर रहे हैं, श्री रंग के, दैट इज द श्री रंग थर्ड एंड द लास्ट रूलर ऑफ द विजयनगर। अब यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये इग्नोर करेंगे हम इसको, संगम, सोलुप, तोलुप, ठीक है, अरविडू, ठीक है, ये रूलर्स हमने देख लिए। ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी और इस कहानी को हम वापस यहीं पर मोल्ड कर दे रहे हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे श्री रंग थर्ड, दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मेन रूलर्स, ठीक है। तो जब कहानी मैंने यहीं से शुरुआत की थी और उसको कहानी को मैं वापस यहीं पर लेके आया हूं, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होगा। कृष्णदेव राय इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही वॉज वेरी फेमस रूलर ऑफ दिस रूलर्स, ठीक है, दिस डायनेस्टीज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए हरिहर बुक्का, ठीक है, यहाँ पर नरसिंह राय, ठीक है, सुलभ नरसिंह राय, ठीक है, सदाशिव राय, ठीक है, यहाँ अच्युत देव राय, ये महामंडलेश्वर वाले, और ये केडिया, दिस वेरी फेमस, ठीक है, 509 से 529 530 तक इनका टाइम पीरियड होगा। इसके बाद आएगा ये अरविडू डायनेस्टी, और अरविडू में आप थोड़ा सा देखेंगे श्री रंग थर्ड, दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द, यहां थोड़ा बहुत सरवाइव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ खास रूलर्स यहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, और कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हम यहाँ पर उनको नहीं देखेंगे। आगे हम बात करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर, ठीक है। विजयनगर या विजयनगर एम्पायर का क्या प्रशासनिक व्यवस्था, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है साउथ वाला पार्ट, ठीक है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये चैप्टर्स जो हैं मैं आपको बता देता हूं, जो मिडाइवल हिस्ट्री का जो हम देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा जो है, मैंने आपको स्टोरी तो बताई थी ना, दैट इज द सुपरमैन स्टोरी, है ना, सुपरमैन थ्योरी हम ऐसे कह सकते हैं। और एक्चुअली हमारी जो बुक है वो थोड़ा सा सुपरमैन टाइप से है, और हमें सुपरमैन नहीं बनना, हम तो एक कॉमन मैन है, हम तो एक मैंगो मैन है, ठीक है। और ये मैंगो मैन जो है वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमें थोड़ा उसी के हिसाब से काम करना होगा। वी आर नॉट सुपरमैन, ठीक है। और सुपरमैन की कहानी आपको पता है, सुपरमैन क्या कर रहा था, ठीक है, वो चीज जो है वो हम नहीं करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा एक कॉमन मैन की तरह समझ रहे हैं, और कॉमन मैन कहता है कि भाई सिस्टमैटिक पढ़िए और सिस्टमैटिक वे में आपको जाइए, ठीक है। वी आर मैंगो पीपल्स, ठीक है। कोई सुपरमैन बैठा हो तो बता दीजिएगा भाई, है ना, ठीक है। चलो
आगे हम देखते हैं विजयनगर। हमने दिल्ली सल्तनत को खत्म किया, ठीक है, क्योंकि क्या है, दिल्ली सल्तनत के बीच में ही आपको थोड़ा सा विजयनगर और बहमनी देखने को मिल रहा है, लेकिन और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ खिलजी है, तुगलक है, ठीक है। हालांकि जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना है। अब मैं दिल्ली सल्तनत आपको पहले बताता, आपको स्लेव के बाद हम खिलजी देखते, और खिलजी के बाद जो है तुगलक देखते, और तुगलक के बाद हम विजयनगर पर पहुंच जाते, तो क्या होता, कहीं ना कहीं कहानी गड़बड़ हो जाती। विजयनगर, फिर बहमनी, फिर हम जाके सैयद, फिर हम उसके बाद खिज्र खां, इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो सुपरमैन थ्योरी की ओर लेके जा रहा है, और हम सुपरमैन नहीं हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देख लीजिए, देखिए क्या होता है। सबसे पहला तो हम देखते हैं द विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, दैट इज नॉट बेसिस ऑन द डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट बेसिस ऑन द डिक्टेटरशिप, दैट इज बेस्ड ऑन द मोनार्कियल, ठीक है, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। सीधी सी बात है, सारे के सारे जो है वहां राजा के इर्द गिर्द होगा। सेंट्रल पावर दैट वाज इन हैंड ऑफ द किंग। किंग जो है वो आपका बीचों बीच में होगा। राजा को राया कहा जाता है। राय का मतलब दैट मींस तेरा हेड ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब देखो कैसे समझ सकते हैं इसको, हम कहेंगे टाइटल। जैसे हमने देखा गुप्त वंश के शासक क्या कहते हैं, अमरेंद्र बाहुबली, मतलब वो ये कहते हैं दैट मींस महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, इस तरीके के टाइटल ले रहे हैं। यहां के जो रूलर्स हैं वो टाइटल लेते हैं राय, ठीक है। तो ये एक राय करके उपाधि ली जाती है। एंड दे विल कंसीडर द इक्वलेंट टू द गॉड, हम जो हैं वो ईश्वर के समतुल्य हैं। जस्ट रिमेंबर करिए, देवम प्रियदर्शी, देवम प्रियदर्शी, दैट इज नॉट सॉरी, देवम प्रियदर्शी दैट इज रिलेटेड टू द अशोक। और अशोक क्या बोल रहा है कि आई एम द गॉड, मैं गॉड के इक्विवेलेंट हूं, ठीक है, देवताओं का प्रिय हूं। तो दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग्स, ठीक है। अपने आप को गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और अपने आप को गॉड बताया जा रहा है। कौन? विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, ठीक है। राजा का चयन में मंत्री और नायकों की भूमिका हुआ करती थी। राजा का चयन का मतलब है जो व्यक्ति जो है वो आ रहा है सत्ता में, वो कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट किया जाता था, हम ऐसे कह सकते हैं। उनका 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 योगदान खास हुआ करता था। यहां पर वंशानुगत वाली चीज जो है वो थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है सत्ता इसी तरीके से आपकी देखने को मिलेगी। ओवरऑल हम देखते हैं द कोरोनेशन प्रोसेस। देखिए, कोरोनेशन प्रोसेस इज सिमिलर लाइक द वैदिक किंग्स। अब याद करिए, वैदिक किंग्स जो है वो क्या करते थे, यज्ञ वगैरह कराते थे, ठीक है, वो बड़ी सेरेमनी लेते थे, और एक ओथ सेरेमनी जो है वो हमने देखा था। तो इस तरीके से वहां पर हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसको कैसे समझने की कोशिश करिए। यहां के रूलर्स जो हैं, यू विल फाइंड आउट इन द, इस तरह के शासक जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वो वैदिक एज में। और वैदिक एज के रूलर्स जो हैं वो किसको मानते हैं, शिव को या विष्णु को मानते हैं। यहाँ के रूलर भी विष्णु या शिव को मानेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं इनका जो कोरोनेशन है दैट इज सिमिलर लाइक द किंग्स दैट इज रिलेटेड टू द वैदिक किंग्स, ठीक है। वैदिक किंग के समान होता है, बड़े बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं, ऐसा ऐसा हमें देखने को मिलेगा। राजा को सपोर्ट करने के लिए होती है राज परिषद, रॉयल काउंसिल। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत आप सभी ने पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया है, और दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था मजलिस ए आम देखा था, ठीक है। तो सेम वैसे ही होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 40 अमीरों का एक दल देखा था हमने, 40 अमीरों का एक दल देखा था। तो ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिलेगा। यहां पर एक एडवाइजरी कमेटी होगी जिसे हम रॉयल परिषद या रॉयल काउंसिल्स कहेंगे। एंड दिस रॉयल परिषद इज नथिंग बट, जिसमें शामिल होंगे बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब क्या हो गया, बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब है जो प्रशासन को चलाने में कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशंस किस तरीके का होगा, कौन देगा, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हम देखते हैं, समझ लेते हैं, जैसे आज की डेट में यदि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, तो उसके बारे में यदि निर्णय पूछा जा रहा है या समझा जा रहा है, और एक कमेटी बना दी जा रही है, उस कमेटी को हम कह सकते हैं रॉयल काउंसिल्स, ठीक है, शाही परिषद हम कह सकते हैं। तो राजा या किंग को सपोर्ट करने के लिए एक आपकी काउंसिल हुआ करती थी, और ये काउंसिल्स जो है उसमें कई मेंबर हुआ करते थे। और ये कई मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपका जो हायर सोसाइटी है, हायर एजुकेटेड पीपल्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, बहुत सारे आपके धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, बाबा रामदेव हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स में आप देखेंगे अंबानी हो सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे म्यूजिशियंस में आप देखेंगे आपका वो
कौन सा बादशाह ले लेते हैं, ठीक है, हाँ बादशाह को ले लेते हैं, ठीक है ना, अन्नू मलिक को ले लो भैया, ठीक है। इसके अलावा एम्बेसडर वगैरह होते हैं, ये सारे मिलकर एक काउंसिल्स बनाते हैं जो राजा को एडवाइस करती है और राजा को समर्थन देती है, या एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट करती है, एडवाइस कि राजा साहब वहां पर आक्रमण करना है, राजा साहब वहां से आक्रमण नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके की बातें हम कह सकते हैं। तो ये है एक तरीके से एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। तो ये एडवाइजरी कमिटी में इतने सारे लोग हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सॉरी आपका प्रांतीय प्रशासन या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। डू रिमेंबर, याद करिए, मैंने आपको पूछा था आप लोग कहां किस चक्र से हो, आप लोग किस भुक्ति से हो और आप लोग किस एकता से हो। अब समय आ चुका है जब हम देखें मंडल को। तो ईच प्रांत, अब आज मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग किस मंडल से हो। यहां मंडल का मतलब चैप्टर बिल्कुल नहीं है, दैट वाज ठीक है इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है चैप्टर्स को मंडल कहा गया था, बट दिस इज द टाइम ऑफ द विजयनगर एम्पायर, और इस समय हम मंडल का मतलब जो है वो स्टेट को कहते हैं। तो आई एम फ्रॉम द मध्य प्रदेश मंडल, ठीक है। मे भी बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग मंडल से हैं, एक का नाम है यूपी मंडल, एक का नाम है गुजरात मंडल, एक का नाम है वेस्ट बंगाल मंडल, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल का नाम भी चेंज होने का चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, अभी भी वेस्ट बंगाल ही बोलना पड़ता है हमें, ठीक है, बड़ी विडंबना है, ठीक है। इस देश में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी ऐसी चलती हैं, ठीक है, जिनका होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है वो किस चीज को लेकर होता है कि हमारा पानी नहीं आ रहा, हमारा नल नहीं आ रहा, ठीक है, हमारा यहाँ ये नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, ठीक है। धर्म रिलीजन्स को लेकर लड़ाई होती हैं, ठीक है, बेसिक या बुनियादी चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, ठीक है, और ये एक चैनल था जिसका नाम है एनडीटीवी, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बाहर बता रहा हूँ। और एनडीटी में एक में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, एक्चुअली प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे। जब उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो बोला हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, एक मैडम थी, और रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये TEP टेक्यूप, ये वो लोग हैं जो आपके जो हायर एजुकेशंस या कह सकते हैं जो हायर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, और जो है मतलब ये हायर वो, और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज NIT, ठीक है, और में पढ़ाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको क्या कर देगी, परमानेंट कर देगी आगे फ्यूचर में। मोदी साहब की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, वैसे ही कुछ ऐसी योजना बताई गई थी, और उस को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशंस कैसी हो रही हैं, और सिचुएशंस जो है, तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बीटेक एमटेक होल्डर, PhD VHD वाला भी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप फिर किसकी बात सुनेंगे? किसानों की तो आप सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, इनकी आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या है, फटाका है, धमाका ही होना है, ठीक है। तो फटाका धमाका हो उससे पहले हम चलते हैं मंडल में, और मंडल की बात करें तो यहाँ पर द गवर्नर ऑफ द मंडलम वॉज कॉल्ड द मंडलेश्वर, ठीक है, या नायक, ठीक है। तो मंडलेश्वर इज द पर्सन, ठीक है, हु वाज होल्डिंग द पोजीशंस एज ए गवर्नर, ठीक है। और ये गवर्नर कौन है? आज की डेट में आप देखिए अलग अलग स्टेट में गवर्नर हैं। तो और देखो अभी एक चीज और मैंने आपको बताई थी, दैट इज वेरी वेरी मच क्लियर, ठीक है। देखिए सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी, ठीक है। और बीजेपी के पास मतलब क्या है, ये अधिकार हैं, ये राइट्स हैं कि वो गवर्नर की अपॉइंट्स कर सके, ठीक है। जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे आनंदीबेन पटेल है ना, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ABP है ना। ABP मतलब कौन है? दैट इज द गवर्नर ऑफ द यूपी एंड शी इज द गवर्नर ऑफ द MP एज वेल। और ये स्टेट है हमारे क्या, महामंडल। इन दोनों मंडल मतलब कह सकते हैं, इन मंडल का हेड कौन है? गवर्नर। और ये मंडलेश्वर कौन है? दैट मीन्स, ठीक है, गवर्नर, और ये है हमारी आनंदीबेन पटेल। लेकिन ये कहां से आती हैं? शी इज बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, और इनकी रॉयल फैमिली क्या है? दैट इज बीजेपी, क्योंकि इनका संबंध जो है बीजेपी से है, और बीजेपी की ये जो है आपकी CM भी रही हैं। तो वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ऐसा ही हमने देखा था कहां पर? ऐसा ही हमने देखा था अशोक के टाइम पर, मतलब मौर्यन एम्पायर में देखा था, जहां पर गवर्नर जो है वो रॉयल फैमिली से ही होता है।
कनेक्शन जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो आपको पॉलिटी भी क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, ठीक है, और या आपको पॉलिटी तो आती ही है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, पॉलिटी का पॉइंट्स मैंने कनेक्ट करके यहां आपको समझाने की कोशिश की। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो रॉयल परिवार का मतलब ये है। इसके अलावा इन्हें जो है डिवाइड किया जाता था कोट्टम या वालनाडु, ठीक है ना, एंड वालनाडु दैट इज डिवाइडेड इन द नाडु, एंड नाडु वाज डिवाइडेड इन द मेलाग्राम, एंड मेलाग्राम वाज डिवाइडेड इन द ग्राम, ठीक है। यहाँ ग्राम का मतलब एक्चुअली 100 ग्राम, 2.5 ग्राम, 50 ग्राम ये नहीं है। हमारा एक मित्र था, वो कहता था 2.5 ग्राम, ठीक है। एक्चुअली वो 2.5 ग्राम जो है वो आपको कह सकते हैं, थी वो उसको कहता था 2.5 ग्राम, है ना, ये ऐसा है, ऐसा वाला। तो ये 2.5 ग्राम बोलता था, तो बोलता है 2.5 ग्राम जगह लेते हैं चीजों को याद करने की। तो डायग्राम इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस काइंड ऑफ द थिंग्स टू रिमेंबर द इजीली, ठीक है। तो 2.5 ग्राम आपके दिमाग में 2.5 ही मेमोरी लेता है ना, ऐसा आप समझ लीजिए 2.5, और ये मेमोरी जो ली जा रही है वो ग्राम, ठीक है। तो ग्रामों का प्रशासन स्वायत्त होता था, वी कैन से दैट सिमिलर लाइक द टुडे सिनेरियो। जैसे आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, तो सेम वैसे ही आप समझ लीजिए भाई, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछती है कि भैया हम नाली खुदवा दें क्या, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं आ रहा, वैसा नहीं आ रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायत या विलेज वाज वेरी वेरी, दैट मींस फ्री फ्रॉम द सेंट्रल। ऑल राइट, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या होता था। तो ग्राम दैट वाज इन द जो है उनका समूह है, कई ग्राम मिलकर मेलेग्राम होते थे, और कई मेलेग्राम बनकर नाडु, और नाडु जो है वो वालनाडु में डिवाइड होती। तो इस तरीके से एक सिनारियो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द सिचुएशन, ठीक है। हमने पीछे भी देखा है विषयपति, है ना, हमने देखा था, भुक्ति देखा था, हमने पीछे देखे हैं, तो थोड़ा सा वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कुछ और व्यवस्थाएं देखने को मिलती, जैसे आप देखेंगे कमिश्नर सिस्टम है। रिसेंटली मैं अभी पढ़ रहा था, तो कमिश्नर सिस्टम दैट वाज इम्पोज इन द बनारस एंड द कानपुर, बनारस और कानपुर में, हाँ, आपको देखने को मिलेंगे कमिश्नर सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो पुलिस व्यवस्था है, मतलब जो पुलिस जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उसे कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, और वो राइट्स जो हैं वो उनको थोड़े से पावर्स दे दी जाती। तो इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले लोग हैं, जो आपका आईएएस लॉबी होता है, ये इसका विरोध करता है, तो आईपीएस को थोड़ा सा पावर दे दिए जाते हैं, वो हम यहां समझ सकते हैं। जैसे सामान्यतः 144 सेक्शंस लगाने का जो अधिकार होता है वो डीएम के पास ही होता है, लेकिन कमिश्नर सिस्टम में 144 जो है वो पूछने की जरूरत नहीं है, वो आईपीएस भी लगा सकता है। ये थोड़ा बहुत आपको पता होगा, ठीक है, मैं इस पे जाना नहीं जाना चाहता, ठीक है। बात ये है कि हमें समझना है न्यायाधिकार सिस्टम, ठीक है। न्यायाधिकार सिस्टम क्या है? तो गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी होते हैं जिनको नायक कहा जाता है, जिनको हम आमिर खान कह सकते हैं। और आमिर खान, सॉरी, आपके वो कौन था, अनिल कपूर था, ओके सॉरी, ठीक है, ये बीच में आ जाता है, ये इडियट, चलो करेक्ट है। तो गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होते हैं, एक अधिकारी हुआ करते हैं, उनको हम नायक कहते हैं, ठीक है। और नायक को जो है वो सैलरी दी जाती है, ठीक है भाई, सैलरी तो दी जाएगी, बट दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ द लैंड, भूमि के रूप में दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है, और सैलरी के रूप में दी जाती है। दिस सैलरी, दिस लैंड इज कॉल्ड द अमरम लैंड, इस भूमि को कहा जाता है अमरम भूमि, ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। तो अमरम लैंड जो है आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस काइंड ऑफ द नायक इज कॉल्ड द अमर नायक, ठीक है, मतलब अनिल कपूर अमर नायक, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अनिल कपूर नायक जो हैं उनको अमरम नायक हम कहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। झकास, ठीक है, वैसे ही आप देख रहे हैं कि वो शुरू से अभी आखिर तक उनका झकास जो है वो ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है, झकास ही उनका पर्सनालिटी है, ठीक है, तो आप वैसे समझ सकते हैं। तो अमरम नायक, अमर जैसे ही लगते हैं, ठीक है। उनका जो सिनारियो है वो पहले, मतलब जो हम शुरुआत से देखते थे, वो जो आपका मिस्टर इंडिया वाला सेक्शन था, ठीक है, मिस्टर इंडिया तो आपने देखा ही होगा ना, ठीक है, वो गायब हो जाता है भाई, तो वहां से लेकर अभी तक वो झकासी हैं, तो एक तरह से अमर तरीके से काम कर रहे हैं, अमरम नायक, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और ये अमर नायक क्या है कि ये सेंट्रल ट्रेजरी, ठीक है, और उसको मेंटेन करता है, मतलब ये क्या करता है, अब ये जो है ट्रेजरी या राजकोष को भी मेंटेन करता है, और दूसरा क्या करता है, एक आर्मी भी रखता है। ये वैसी ही व्यवस्था है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, जैसा हमने एकता में देखा था, ठीक है, वैसा ही कुछ है थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी नाम चेंज है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इनका प्रोसीजर चेंज है, ठीक है।
और वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ की प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को कहा जाता है। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द विजयनगर इज कॉल्ड द नायंगार सिस्टम। ठीक है, नायंगार एक होगा आयंगार, ठीक है, अभी हम उसको समझेंगे। ठीक है, और ये प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नायक मतलब भू सामंत को कहा जाता है। द फ्यूडल लॉर्ड्स हु रिसीव द लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन लीव ऑफ सैलरी इज कॉल्ड द नायक, इज कॉल्ड द अमीर। अनिल कपूर, ये अमीर बाद में आ जाता है, इडियट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमरम। अमरम मतलब कह सकते हैं वेतन के रूप में मिलने वाला भूखंड, दैट मीन्स उस लैंड को कहा जाता है। अमर नायक दैट इज द पर्सन, ठीक है, हु वाज गेटिंग द अमरम लैंड, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये है आपकी नायंगार सिस्टम। अब ये नायंगार सिस्टम में हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या लायबिलिटीज बनती हैं, क्या क्या इसकी लायबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला जो है वो डिपॉजिट 1 पार्ट ऑफ द इनकम इन द सेंट्रल ट्रेजरी। ये क्या करता है कि जो कुछ भी टैक्स आ रहा है, जो कुछ भी वसूली आ रही है, उस टैक्स का एक हिस्सा जो है वो क्या करेगा, वो सेंट्रल को भेज देगा, और बाकी वाले बचे हिस्सा से वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, उससे आर्मी मेंटेन करेगा। और जब कभी सेंट्रल को जरूरत होती है, उस आर्मी का उपयोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शासक करता है, मतलब ये कह सकते हैं सेंट्रल शासक रूलर करेगा। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक वैसी व्यवस्था है जो हमने एकता में देखी थी, उसका फोटोकॉपी आप कह सकते हैं। द कीपिंग एन आर्मी टू हेल्प द किंग्स विद द इनकम ऑफ द लैंड्स। ठीक है, जो भूमि से जो आपको जो आय हो रही है उसका एक भाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये है आपका नायंगार सिस्टम, ये है आयंगार सिस्टम, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड। इसे हम कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ अभी आपको नहीं मिला हुआ है, थोड़ा सा कल प्रॉब्लम आ गया था इस वजह से, नहीं तो अभी तक बन जाता। आई विल सेंड दिस पीडीएफ टुडे, और ये आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉय द रॉफेल खरीदेंगे, हाँ जी भैया, ठीक है, रॉकेट खरीदेंगे, है ना। एक रॉकेटरी पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आई है, और नंबी दुरम समथिंग, जो एक आपके वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वहां से भी हम समझ सकते हैं। तो रॉकेट बन जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है, और रॉकेट बन चुके होंगे, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से जो है रॉकेट वाली नमस्कार, और आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। ठीक है, आगे की कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।